गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग दोस्तों एडिटोरिया का बीसीएसई जो सचिवालय सहायक जो प्रैक्टिस सेट आया हुआ है उसका हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो है तृतीय स्नातक संयुक्त स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए है। ये वॉल्यूम 1 है और 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। और पूर्णतः ये बीसीएसई पैटर्न पर आधारित है और सभी प्रश्नों की तार्किक व्याख्या और बीसीएसई द्वारा पूर्व में आयोजित प्रश्न पत्र सहित है। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं सेट नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है? तो ये माना जाता है आपको भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 ये 2/3 तत्वों इसमें शामिल है दोस्तों। अतः इसका भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव है। इस अधिनियम में के मुख्य उपबंध हैं संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वैता शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रभावित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो प्रारंभ में मौलिक अधिकार जो है वो प्रदान किए गए थे 7, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 हैं। मौलिक अधिकार 6 हैं। वो कौन कौन है? वो है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें जो 7वां मौलिक अधिकार जो है समाप्त कर दिया गया था वो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से समाप्त कर दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है? तो कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है ये हम लोग देखते हैं। तो इसके आंसर हो जाएगा आपको मजदूरों का संरक्षण। ग्राम पंचायतों का गठन ये गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना ये भी आधारित है। कृषि एवं पशुपालन का संगठन ये भी आधारित है। इसके साथ साथ मद्यपान निषेध और गोवध पर निषेध ये भी गांधीवादी नैतिक दर्शन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? तो ये देती है केंद्र आपको वित्त आयोग। ठीक है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में गठित होने वाला केंद्रीय वित्त आयोग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अवशिष्ट शक्तियों में निहित की गई है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित की गई है केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, स्थानीय सरकार में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको केंद्र सरकार में। ठीक है। भारत की अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार में निहित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियों अर्थात ऐसे विषय पर जो संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, विधि बनाने की शक्ति संघीय विधानमंडल में निहित होगा। तो अनुच्छेद कौन सा है? तो 248, ध्यान रखेंगे 248। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? तो भारत का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल भी इसको कहा जाता है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है, अनुच्छेद 76, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो ये बनाई या समाप्त की जा सकती है अनुच्छेद 169 यानी 169। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य की विधानसभा राज्य विधान परिषद के सृजन अथवा समापन का प्रस्ताव कुल सदस्य के 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दे तो भारत की संसद उस राज्य में विधि के द्वारा विधान परिषद का सृजन अथवा समापन कर सकती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है? तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में किस भाग में बताया गया है? तो ये बताया गया आपको भाग 8 में जो है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में
बताया गया है। और भाग 9 में क्या बताया गया है, तो भाग 9 में जो है पंचायतों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोको कोला जैसा पेय पदार्थ में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है? तो खट्टा स्वाद का कोको कोला में अनुभव होता है वो है आपका फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल, इसका रासायनिक सूत्र होता है आपको H3PO4। H3PO4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या एंटी पार्टिकल होता है, तो पॉजिट्रॉन होता है। पॉजिट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का खोज कब हुआ था, तो 1897 में। इलेक्ट्रॉन का खोज कब हुआ था, 1897 में। आई कौन किया था, तो जे थॉमसन द्वारा किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व वो है आपको हाइड्रोजन। अगर वायुमंडल में पूछे तो वो नाइट्रोजन हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर ताप पर गैसों की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह नियम क्या कहलाता है? तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह कहलाता है बॉयल के नियम। तो बॉयल का नियम क्या है? स्थिर ताप पर गैस का नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और चार्ल्स का नियम क्या है? तो चार्ल्स का नियम है स्थिर दाब पर किसी गैस का नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपात होता है। और परम ताप क्या होता है? तो 273 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो ये है आपको गैस में ठोस। गैस में ठोस। और वायु में गैस में द्रव क्या है? गैस में द्रव्य क्या है? ये है कोहरा। गैस में द्रव्य कोहरा हो जाएगा। और गैस में गैस क्या हो जाएगा? तो ये वायु हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसे आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है? तो कौन नहीं है पूछा है, तो ये है आपका हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल। हाइड्रोजन सल्फाइड ये है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये भी है, सल्फर डाइऑक्साइड ये भी है, लेकिन नाइट्रोजन अम्ल जो है ये वैसा आचरण नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। और स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोलह नंबर क्वेश्चन है। भारत की प्रथम पहली आईपीएस कौन थी? तो भारत की पहली आईपीएस कौन थी? तो वो थी आपको किरण बेदी। ध्यान रखेंगे। और भारत की पहली आईपीएस और आईएएस अलग है दोस्तों। तो आईएएस पहली कौन थी? तो आईएएस पहली थी अन्ना जॉर्ज। अन्ना जॉर्ज जो है पहली आईएएस थी। और फातिमा बेबी क्या है? फातिमा बेबी क्या है? तो ये है सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। और लीला सेठ उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? तो है आपको चीन। ठीक है। और पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश कौन है? तो पुस्तक मुद्रित करने वाला भी वो भी चीनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉल बैक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो फॉल बैक जो है ये कुश्ती से संबंधित है। कुश्ती से और क्या क्या संबंधित है वो भी देख लेते हैं। तो फॉल बैक हो गया, और उसके बाद डॉग फॉल, उसके बाद पुल, उसके बाद चित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? तो राष्ट्रमंडल खेलों में भाग कब लिया था? तो राष्ट्रमंडल कब पहले स्टार्ट हुआ था दोस्तों? तो ये स्टार्ट हुआ था आपको 1930 में स्टार्ट हुआ था। और कहाँ? तो हैमिल्टन में स्टार्ट हुआ था, कनाडा।
और भारत जो है इसमें सर्वप्रथम कब भाग लिया था, तो भारत भाग लिया था 1934 में, 1934 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5 क्रमगत, यहाँ से मैथ स्टार्ट है दोस्तों, तो देखते हैं। यदि 5 क्रमगत सम संख्याओं का योग 80 है तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो ठीक बीच वाला सम संख्या हम लोग ले लेंगे। तो ठीक बीच वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, 80/5 कर देते हैं। तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 16, ये निकल करके आ जाएगा 16। उसके बाद क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या बोल रहा है कि सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, पहले 16 - 2 कर देते हैं, उसके बाद -2, तो ये आ जाएगा आपका 12। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 21 नंबर क्वेश्चन, 8560 में कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त नई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग बन जाए, कौन सा संख्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 8560 किसका वर्ग है। तो 92 का देखते हैं। तो 92 का वर्ग कितना हो जाएगा, 92 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 8464। ठीक है, और 93 का कितना वर्ग हो जाएगा, 93 का वर्ग हो जाएगा आपको 8649, जो कि ये बड़ा हो जा रहा है वर्ग, 8560 से बड़ा हो जा रहा है। तो 93 नहीं लेते हैं, 92 लेते हैं। ठीक है, तो 92 का जो वर्ग आया हुआ है इससे जो है माइनस करते हैं 8560 में, यानी 8560 में माइनस करते हैं कितने का, तो 8464 का। तो ये निकल करके आ जाता है आपका 96। कितना आ जाएगा निकल करके, 96 आ जाएगा। तो ये 96 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर है कि इतना इतना में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, जितना रूट का घात दिया हुआ है उसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, यानी 3, 2, 3, 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा आपको 6 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि जो भी घात है, जैसे कि 3 घात है तो 3 से भागा करेंगे तो 3 दूना के 6 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि अब यहाँ पे 6 लेते हैं यहाँ पे, और 2√2 लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको, ठीक है, 4 हो जाएगा। तो ऐसे ही सबका करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या जो निकल करके आती है वो हो जाता है आपका, 1 मिनट, हो जाता है आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप बना ही लेंगे। थोड़ा थोड़ा मैं हिंट कर दे रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ज़्यादा वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम जो है आपको हिंट कर दे रहे हैं। आप मैथ कॉपी पे बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.57 का सरलतम मान निम्नलिखित में से कौन होगा। तो सरलतम मान निकालना है इसका। ठीक है, 1 मिनट, क्वेश्चन छूट रहा है क्या, नहीं, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन। तो क्या करते हैं, 57 दिया हुआ है तो इसका होता ही है सूत्र, 57 में से -5 और बटा में 90 घटाते हैं तो ये आपको निकल करके आता है 52/90, और इसको जो है भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा इसका 26/45। 1 मिनट, इसका आंसर हो जाएगा आपको 26/45। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। दिया हुआ है 24 नंबर कि यदि इतने हो तो a + b + c का मान क्या होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, मान लेते हैं इतना बराबर हम लोग मान लेते हैं। 1 मिनट, आप देखिए, a/3 बराबर b/4 और बराबर c/7 मान लेते हैं बराबर है k के। अब क्या करेंगे इसको, अगर a/3 बराबर है k का तो ये आपका a का मान कितना निकल के आ जाएगा, 3k। ऐसे ही सारे लोगों का कर लेते हैं तो 3k, 4k, 7k हो जाएगा। तो अब जो है बैठा लेते हैं मान a + b + c में बैठा लेते हैं 3k, 4k, 7k, और आपका मान जो है बैठा लिया जाता है। तो ये आपका 7k, c का मान भी 7k, और
तो आपको हो जाएगा आपका 14 के/7 के। तो काट देंगे 7 के, 2 7 7 दूना के 14, यानी 2 आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है, का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या इसको तोड़ लेंगे पहले हम लोग। 64 है तो इसको स्क्वायर में बदल लेते हैं। ठीक है, और AQ - BQ के सूत्र पे ये बैठ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसका आंसर आ जाएगा आपका 3.8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 घटाने पर प्राप्त नई संख्या 13, 15, 18 से पूरी विभाजित हो जाती है। तो छोटी सी संख्या ज्ञात करना है। 26 नंबर, तो क्या करेंगे कि 13, 15 और 18 के एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा आपका 1170। 1170 आ जाएगा एलसीएम। अतः अभिष्ट संख्या 1170 में -15 कर देते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 1185। 1185 नहीं, माइनस नहीं करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, पंद्रह को जोड़ देते हैं, ये प्लस कर देते हैं तो ये आ जाता है आपको 1185। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ एक घनाभ के विमाओं में 3:4 अनुपात का है। यदि उसका आयत 3000 घन सेंटीमीटर तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2LB + BH + LH। ठीक है, LH। तो इस पे हम लोग बैठा देते हैं, इसका मान 2, 3, 4 दिया हुआ है तो वो इसको मान लेंगे 2x, 3x, 4x और इसको बैठा देते हैं तो ये मान निकल करके आ जाता है आपका 1300 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक पाइप 125 सेंटीमीटर लंबा है, उसके आंतरिक और बाह्य त्रिज्या क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर, उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करें। तो वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो दोस्तों वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाइप का क्या हो जाएगा? तो इसका सूत्र होता है 2πr1 + r2 × h। ठीक है, अब यहाँ पे हम बैठा देंगे मान 2 × 22/7 पाई का मान हो जाएगा। ठीक है, r1 क्या हो जाएगा? तो r1 हो जाएगा आपको 3 और r2 क्या हो जाएगा? 4। तो ये हो जाएगा आपको, करते हैं इसको तो ये कितना आ जाएगा? ये भी आ जाएगा आपको 7, 4 3 7 हो जाएगा। और h कितना दिया हुआ है? गुणे 125। ठीक है, अब इसको हम लोग कर लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा? तो 5500 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ 29 से तो सारे लोग बना लेंगे। 1 - sin 60 डिग्री और बटा में cos 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो अब 1 - sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो sin 60 डिग्री का मान हो जाता है √3/2। sin 60 डिग्री का मान हो जाता है √3/2। ठीक है, और cos 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? तो cos 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। ये मान बैठा देते हैं और 1 से माइनस कर देते हैं। यहाँ पे 1 से माइनस है, इसके नीचे ये लिख देते हैं और इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये आ जाएगा, इसका आंसर आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा B 2 - √3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 50 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 50 √3 मीटर दूरी पर स्थित है। किसी बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण कितना होगा? तो इसमें उन्नयन कोण ज्ञात करना है, कितना होगा? तो क्या करते हैं, मीनार है तो मान लेते ये मीनार हो गया। ठीक है, और क्या पूछा है? किसी बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण ज्ञात करें, यानी इसका छाया उन्नयन कोण ऐसे पड़ता है तो यानी ये हमारा निकालना है, मान लेते हैं इसको थीटा। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है और ये कितना दिया हुआ है? तो 50 √3 दिया हुआ है।
ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि किसी बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो हम टेन थीटा लिखते हैं, टेन थीटा का मान निकालते हैं तो लंब बटा आधार हो जाएगा। तो लंब बटा आधार यानी 50 और 50√3 करते हैं तो टेन थीटा का मान निकल करके आता है आपका 1/√3। तो 1/√3 होता है तो टेन थीटा, तो देखेंगे कि टेन थीटा 1/√3 क्या है, तो ये आपको आता है 30 डिग्री। 30 डिग्री इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 31 नंबर क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में जीवा ए बी और सी डी परस्पर बिंदु पी पर है, प्रतिच्छेद कर रहा है। जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करें। यदि सी डी 10 सेंटीमीटर है, इतना इतना है, तो हमको किसका लंबाई ज्ञात करना है, ए बी की लंबाई ज्ञात करना है। यानी ए बी यानी यहाँ से यहाँ तक की हमें लंबाई ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे इसमें करना क्या है, परिमेय अनुसार इसको जो है, परिमेय अनुसार होता है क्या कि पी ए, ये हो जाएगा पी ए प्लस ए बी, ठीक है, बराबर है डी पी प्लस सी डी। अब इसका जो है मान जो है इसमें पुट कर देते हैं तो ये आपका ए बी का मान निकल करके आ जाएगा और ए बी का मान हो जाएगा आपको 22 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त जिसका केंद्र वो है तथा ए ओ बी वृत्त का व्यास है। यदि एंगल ए बी सी 70 डिग्री है तो एंगल बी ए सी का माप ज्ञात कीजिए। तो 32 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, ए ओ बी वृत्त का व्यास है। तो एक वृत्त है जिसमें बोल रहा है ए ओ बी, यानी ओ हो गया यहाँ पे और ए बी, ठीक है, व्यास है। यदि एंगल ए बी सी तो यानी एक सी बिंदु भी है, ठीक है, यहाँ पे सी बिंदु हो गया। अब क्या बोल रहा है कि ए बी सी यानी बी जो है 70 डिग्री है, ये क्या है 70 डिग्री है। और ठीक है, तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। आप लोग तो जानबे करते हैं कि अर्धवृत्त का कोण जो है, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो इसीलिए ये जो कोण होगा ये कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है तो 90 डिग्री कोण बनाएगा। अब क्या करना है कि त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, कितना कितना हो जाएगा 180। तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब इसमें हम इसका मान पुट कर देते हैं, ठीक है। तो सी का आया हुआ है 90 और बी का दिया हुआ है 70, ठीक है। इसको जोड़ देते हैं और 180 में घटा देंगे तो क्या मान निकल कर के आ जाएगा, वो आ जाएगा आपको 20 डिग्री, यानी आंसर हो जाएगा आपका 20 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है यदि यक्ष संख्याओं का औसत, दोस्तों आज स्क्रीन पेन नहीं है इसलिए हाथ से कर रहे हैं। आने वाला टाइम में जो है स्क्रीन पेन से मैं आप लोगों को अच्छी तरह से जो है बताऊंगा। आइए देखते हैं आगे। यदि x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है तो सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। तो इसमें औसत निकालना है। तो यदि x संख्याओं का औसत y है तो संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, ठीक है। उसी तरह इसका भी हो जाएगा, y संख्याओं का औसत x है तो ये हो जाएगा आपको y इंटू एक्स, ये भी हो जाएगा। यानी एक्स वाई लिखिए, y इंटू एक्स लिखिए। अब पूछ रहा है कि सभी x प्लस वाई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो औसत पूछा है तो x प्लस वाई और प्लस x प्लस वाई जोड़ देंगे, ठीक है। और x प्लस वाई है, ठीक है, x प्लस वाई जो दोनों का संख्या है इसको जोड़, इससे भाग दे देते हैं तो संख्या जो भी निकल करके आएगी तो क्या निकल करके आएगा, वो आएगा आपको 2x और x प्लस वाई, ये आपका आंसर हो जाएगा 2x y
2xy और x+y, इसका आंसर हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा इसका बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों को 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुए। तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करना है इसमें। तो क्या करेंगे, जीतने वाले उम्मीदवारों के प्राप्त प्रतिशत मत कितना है, तो 65% है, ठीक है। हारने वाले उम्मीदवारों का प्राप्त प्रतिशत मत कितना हो जाएगा, तो 35% हो जाएगा, क्योंकि 65 और 35 जोड़ेंगे तो 100% हो गया। तो 35% हो गया, ये हो गया 35%, ठीक है, और एक 65%। अब क्या करना है कि दोनों उम्मीदवारों के प्रतिशत मतों में अंतर निकालना है। तो 65% माइनस 35% घटा देते हैं, तो ये आपका निकल करके आ जाता है 30%, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार बोल रहा है कि 30%, ठीक है, यानी इतना जो 30% है, इतना बराबर कितना है, 900, ठीक है। वह 900 मतों से विजयी हुआ है, 900 मतों से विजयी हुआ, इतना हो गया। उसके बाद जो है इसका परसेंटेज निकाल देंगे। तो 900, एक मिनट देखते हैं इसको। तो 900 बटा में 30 गुने 100, ठीक है। तो ये आपका निकल करके आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 3000। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका 3000, ठीक है। आगे देखते हैं। बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है, उसमें कितने बालू और मिलाया जाए कि लोहे 10% हो जाएगा। तो 10 किलोग्राम मिश्रण है, तो 20% क्या है, लोहा है, और बालू कितना बचा, यानी मान लेते हैं 10 किलोग्राम मिश्रण है, 10 किलोग्राम क्या है, मिश्रण है। तो इसमें जो है लोहा कितना है, तो 20% लोहा है, ठीक है। और बालू कितना बचा, 100% में से बालू कितना बचेगा, तो 80% बचेगा। ये आप निकाल ही सकते हैं। अब क्या बोल रहा है कि उसमें कितना बालू और मिलाया जाए कि लोहा 10% हो जाए। लोहा में कितना बालू मिलाया जाए कि 10% हो जाए। तो माना x किलोग्राम बालू मिलाया गया, तो अब क्या करते हैं कि x + 8, ठीक है, 10 है, ऐसे इसका आंसर आ जाएगा। आपको बना लीजिएगा, इसको थोड़ा सा विस्तार से बनेगा। तो ये बन जाएगा, ये आ जाएगा 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम जो है मिलाएंगे तो ये 10% हो जाएगा बालू, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एक घोड़े को 20,000 रुपया में बेचने पर 30% का लाभ होता है। यदि 40% लाभ पर बेचा जाता है तो घोड़े कितने रुपये में बिकता है, ठीक है। तो 40% लाभ पर बेचने पर घोड़े का विक्रय मूल्य देखते हैं। तो 40% लाभ पर बेचने पर घोड़े का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हो गया 20,000 गुणे कितना लाभ पर बेच रहा था, तो 40, तो ये हो जाएगा आपको 140, ठीक है। और ये क्या हो रहा है कि बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो 25% नहीं 125, ठीक है। इसको कैलकुलेशन कर देते हैं तो ये निकल करके आता है 22,000, ये निकल करके आता है 22,400। इसका आंसर हो जाएगा 22,400। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। ब्याज का वार्षिक दर ज्ञात करना है। 37 नंबर। तो माना मूलधन कितना है, 2 रुपया मानते हैं। माना मूलधन बराबर 2 रुपया। मिश्रधन निकालते हैं, तो मिश्रधन निकालते हैं तो 2 गुणे 3/2, तो ये आपका निकल के आ जाता है मिश्रधन कितना, 3, ठीक है। अब ब्याज निकालते हैं, तो ब्याज बराबर 3 - 2, यानी 1 रुपया ब्याज निकल के आता है। ब्याज कितना आता है, 1 रुपया निकल के आता है। अब दर निकालना है, दर कितना है, तो दर बराबर 1 गुने 100 बटा में 2 गुने 5, 2 गुने 5, तो ये कितना हो जाएगा 10%, यानी इसका आंसर हो जाएगा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यदि किसी धनराशि, एक मिनट, यदि किसी धनराशि का 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपया है तो उससे उसी धनराशि को उसी दर से उतने ही समय अवधि में साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज पूछा है, तो साधारण ब्याज के फार्मूला से इसको दोस्तों आप बना लीजिएगा, ये भी आसानी है, ठीक है। ऐसे इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा आपको 480। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 8 घंटे तथा बी उसी काम को 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटा में पूरा होगा। तो ए कितना में कर रहा है, ए जो है 8 घंटे में और बी 12 घंटे में, ठीक है। अब ए प्लस बी काम करने में लगा समय, ए प्लस बी का काम करने में लगा समय, तो क्या करेंगे 12 घंटे, तो इसका देखते हैं, तो ये 8 गुने 12, अब फिर इसका 12 गुने इसका हो जाएगा आपको 8 + 12, ये आ जाएगा आपको 24/5, 24/5 आ जाएगा। काटते हैं तो इसका हो जाता है 4 सही 4/5, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपको 4 सही 4/5, आपको ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है। यदि वह अपनी 5/6 चाल से 20 मिनट देर पहुंचे, उसकी दफ्तर की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दफ्तर की दूरी ज्ञात करना है, तो सामान्य चाल से जाने में लगा समय, सामान्य चाल से जाने में लगा समय कितना हो जाएगा, तो 5/, ठीक है, 6, इसमें -5 करते हैं, गुने 20/60, तो ये आ जाएगा आपको 5/3 घंटे, 5/3 घंटे हो गया। अब क्या करते हैं, अब जो है घर से दफ्तर की दूरी क्या हो जाएगी, तो घर से दफ्तर की दूरी हो जाएगी 12 गुने 5/3, तो ये आ जाएगा आपको निकाल करके 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, यदि इतना का इतना है तो a + b अनुपात b + c का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। तो मान इसमें निकालना है, ठीक है, तो इसको आप जो है बैठा करके इसको गुणा कर देंगे, तो इसका आंसर आपको आ जाएगा a + b, ठीक है, इसको आप बना सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 20/27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a + b = 7 है तो ab = 12 है, तो a² + b² का मान ज्ञात करना है। तो a² + b² का मान क्या होता है, a² + b² बराबर क्या होता है, a + b का स्क्वायर - 2ab। अब क्या करेंगे, मान बैठा देते हैं, a + b, a + b का मान कितना है, 7 है, तो 7 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब -2ab कितना है, ab कितना है, तो 12 है, तो 2 × 12 कर देंगे। इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये आपको निकल करके आएगा 25, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 43 दिया हुआ है, इतना 1/2 है तो इतना का मान ज्ञात करना है। तो ये बनेगा आपको, ये भी बन जाएगा। सबसे पहली चीज़ है ये भी, इसका भी मान बैठा लेते हैं, x - 1/x दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक सूत्र होता है, उसी सूत्र का हम लोग यूज करके बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे इसको बनाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, टाइम नहीं है इसीलिए आप लोग जो है इसको बना सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द्विघात समीकरण का विविक्तकर निकालना है। तो विविक्तकर का सूत्र जानते ही हैं, विविक्तकर बराबर यानी d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है b² - 4ac, ठीक है। मान रख देंगे, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे इसका आंसर हो जाएगा आपको -3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबा है? तो सबसे अधिक कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। यानी भारत के 9 राज्य जो है वो समुद्री तट से लगे हुए, 9 राज्य जो है समुद्री तट से लगे हुए। सबसे जो बड़ा है समुद्री, उसका समुद्री तट का सीमा रेखा वो गुजरात का है, और सबसे छोटा जो है वो हो जाएगा आपका गोवा। ये भी याद रखेंगे, ठीक है। कितने राज्य लगे हुए हैं? तो 9 राज्य लगे हुए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है इसमें आपको देखना है। तो सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। बोमडीला दर्रा, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा दिया हुआ मेघालय, मेघालय में नहीं दोस्तों, ये जो है ये है सिक्किम में, ये सिक्किम में है, ठीक है, सिक्किम में है। जो जिला दर्रा जम्मू एवं कश्मीर में है, तो ये इसका, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा, यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुबनसिरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? सुबनसिरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्रा की जो है सहायक नदी है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी कौन है? तो कामेंग, यह है एक कामेंग, और एक कौन सा है? तो मानस, ठीक है, और उसके बाद एक और है संकोश, संकोश, ये जो है ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी है, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमुंगडुंग हिमनाद से निकलती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को क्या नाम से जानते हैं दोस्तों? तो जमुना से जानते हैं। ब्रह्मपुत्रा, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को जमुना बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भू क्षेत्र में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कितने परसेंटेज पे? 42% यानी 42% क्षेत्र पे जो है ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा मुख्यतः सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का दोब क्षेत्र का समुद्री क्षेत्र में इस मिट्टी में पोषक तत्व पोटास तथा चूने की प्रचुरता होती है। पोटास तथा चूने की प्रचुरता होती है, जबकि नाइट्रोजन फास्फोरस का अभाव होता है। धान, गेहूं, गन्ना, आलू, तिलहन, दलहन फसलें मुख्यतः इसी मिट्टी में उपजाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो जम्मू कश्मीर में कौन सा नहीं है? तो सलाल जम्मू कश्मीर में है, उरी जम्मू कश्मीर में है, दुल्हस्ती जम्मू कश्मीर में है। ये पार्वती जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पार्वती। पार्वती कहाँ है? तो ये है आपको हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में ये पार्वती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, ठीक है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग इसमें जो आपका हो जाएगा नेशनल जलमार्ग, ये NW4 का जो है सर्वाधिक लंबाई है। कितना लंबाई है? तो 2890 लंबाई है, ठीक है। जबकि NW इसका 1 का कितना है? तो 1620। और ये जो है कहाँ से गुजरती है दोस्तों? तो ये जो है काकीनाडा पुदुचेरी से जाती है, काकीनाडा पुदुचेरी नहर तक जो है जाती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये वाराणसी में है, ये तो सबको पता होगा। उसके अलावा इसके अलावा जो है पटना, पटना में कौन सा है? पटना में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। लखनऊ में कौन सा है? तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कोलकाता में कौन सा है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल कौन नहीं है? तो सवाना ये है, ये जो है उष्णकटिबंधीय घास है।
कंपोस ये भी उष्णकटिबंधीय घास है। लानोस ये भी उष्णकटिबंधीय घास है, लेकिन पम्पास जो है ये उष्णकटिबंधीय घास नहीं है, इसलिए इसका आंसर पम्पास हो जाएगा। पम्पास कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो ये पाया जाता है आपको अर्जेंटीना में पम्पास पाया जाता है, और ये जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। पम्पास क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। अर्जेंटीना जो दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, दक्षिणी अमेरिका में एक देश है दोस्तों जिसको अर्जेंटीना कहा जाता है। ठीक है। सवाना, ये सवाना जो अफ्रीका में पाया जाता है। कंपोस, कंपोस ये ब्राज़ील में पाया जाता है। लानोस, लानोस जो है ये वेनेजुएला में पाया जाता है। ये उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। ठीक है, ये किया गया था आपका 1992 में, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 1992 में किया गया था। ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौवन नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्था यानी नीरी निम्न में से कहाँ अवस्थित है? तो नीरी कहाँ अवस्थित है इसको देखना है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्था नीरी ये जो है नागपुर कहाँ पड़ेगा? तो महाराष्ट्र में अवस्थित है। इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं। इसकी जो है 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं। आइए देखते हैं दोस्तों कौन कौन सा वो क्षेत्रीय है। तो ये है आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता तथा हैदराबाद। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता तथा हैदराबाद में स्थित है। नीरी भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नीरी जो है भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है नीरी। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया? तो ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया पर्यावरण संरक्षण के लिए? तो ऑस्ट्रेलिया में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री वातावरण में प्रमुख प्राथमिक उत्पादक होता है। तो प्राथमिक उत्पादक क्या होता है? तो प्लेंटान्स जो है ये समुद्री वातावरण में प्रमुख प्राथमिक उत्पाद होता है, और यहाँ से लगभग दोस्तों पृथ्वी में वायुमंडल में जो उपस्थित ऑक्सीजन जो है यहीं से जो है अधिकतर मिलता है। ठीक है, ये समुद्री खाद्य श्रृंखला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत क्षय को रोकना। ठीक है, यह प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1 जनवरी 1989 में हुआ था। 1 जनवरी 1989 में हुआ से प्रभावी है। इसका उद्देश्य ओजोन परत का संरक्षण करने वाला पदार्थ क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि का प्रयोग हटाना है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? तो इसमें आप देख सकते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता जो है नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है थी। महानगर एवं कस्बों का निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, तो कौन अपना लिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। ठीक है, और उसने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। और श्रवण बेलगोला कर्नाटक में 298 श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है 298 में उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। और उपवास को क्या विधि बोला जाता है इसको जैन धर्म में? तो सलेखना विधि। ध्यान रखेंगे, सलेखना इम्पोर्टेंट है, सलेखना। ठीक है, सलेखना इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। सलेखना विधि यानी उपवास विधि के द्वारा जो है अपने प्राण को त्याग दिए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? तो ग्रीक बौद्ध कला के नाम से कौन सा कला जाना जाता है दोस्तों?
तो ये जाना जाता है आपको गंधार काल। गंधार कला जो है, गंधार कला शैली को ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय और यूनान कला का सम्मिश्रण शैली है। यह भारत तथा यूनान कला का सम्मिश्रण शैली है जिसका संरक्षक शक और कुषाण थे। जिसका संरक्षक कौन थे? शक और कुषाण थे। ध्यान रखेंगे, शक और कुषाण, कुषाण थे था। तो का अंतिम वंश कौन सा था? तो वो था आपको लोधी वंश। ठीक है, लोधी वंश अंतिम था, जो कि बाबर जब आक्रमण किया था 1226 पानीपत का युद्ध हुआ था, उस समय लोधी वंश का समापन हो गया था। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश था। आइए एक बार देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत के वंश। तो सबसे पहले कौन है? तो सबसे पहले गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से लेकर के 1206 से 1290 तक, 1290 तक गुलाम वंश। उसके बाद आया खिलजी वंश 1290 से 1320 तक खिलजी वंश। उसके बाद आया तुगलक वंश 1320 से 1414 तक आया। उसके बाद आया था आपको सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद आया था आपका लोधी वंश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? तो दीन इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? तो ये था विश्व बंधुत्व। विश्व बंधुत्व जो है दीन इलाही का मूल उद्देश्य था। और दीन इलाही जो है दोस्तों कब स्टार्ट किया था अकबर? तो ये 1582, ध्यान रखेंगे 1582 में स्टार्ट किया था अकबर। और इस धर्म के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो इस धर्म के प्रथम अनुयायी जो थे वो थे बीरबल। बीरबल जो है प्रथम अनुयायी थे, बीरबल। ठीक है, और जबकि अबुल फजल इसका प्रधान पुरोहित थे। अबुल फजल इसका प्रधान पुरोहित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो थे आपको बदरुद्दीन तैयब जी। तीसरे अधिवेशन में, कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887, क्योंकि 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885। और एक डेट याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि 1885 तो लगभग सबको पता होगा, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस अगर डेट दिन के साथ पूछे तो वो हुआ था आपको 28 दिसंबर। ठीक है, 28 दिसंबर 1885, ध्यान रखेंगे। और इस बार जो है परीक्षा में पूछ सकता है 28 दिसंबर 1885 कांग्रेस का स्थापना दिवस है। अब प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री बैमोस चंद्र बनर्जी थे। और स्थापना कहाँ हुआ था? तो बम्बई में। और उस समय कुल प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो 72 थी। कुल प्रतिनिधियों की संख्या 72 थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा कब किया गया था? तो साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया गया था? तो गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना 1970 में हुआ था। इससे पहले साबरमती आश्रम का जो नाम था वो आपको कहाँ पे था? तो कोचरवा नामक स्थान पे अहमदाबाद में था। ठीक है, 1915 में कोचरवा नामक स्थान पर किया गया था। यह आश्रम 1917 ईस्वी में साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित हुआ, तब से इसको साबरमती आश्रम कहा जाने लगा। तो ध्यान रखेंगे 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस घटने के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? तो किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? तो आपको देख लेते हैं। साइमन कमीशन, चौरी चौरा हत्याकांड, पूना पैक्ट और गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932 में हुआ था ये। ठीक है, और पूना पैक्ट कब हुआ था? एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा गलत मैंने बता दिया आपको। ऐसे इसका आंसर हो जाएगा डी। गांधी इरविन समझौते के बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931। और सविनय अवज्ञा आंदोलन ये हुआ था 12 मार्च 1930 को। और साइमन कमीशन कब आया था? तो 3 फरवरी और 1928 को
कमीशन। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी, तो सबको पता होगा 5 फरवरी 1922 चौरी चौरी हत्याकांड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रह है? तो गीतांजलि जो है कविताओं का संग्रह है। गीतांजलि से ही पता चल रहा है कि कविताओं का ही संग्रह होगा। और इसमें एक और चीज़ याद रखना दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबल पुरस्कार कब मिला था? तो 1913 में इनको जो है नोबल पुरस्कार मिला था। ठीक है, गीतांजलि का क्या अर्थ होता है? तो गीतांजलि का अर्थ होता है गीतों का उपहार। ठीक है, गीतों का उपहार। और गीतांजलि किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये बंगाल, सबसे पहले जो है बांग्ला में लिखा गया था गीतांजलि। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है? थॉमस कप यानी बैडमिंटन कप होगा। तो कौन सा ध्यान रखेंगे? थॉमस कप बैडमिंटन कप होगा। तो किस देश को हरा करके जीता है? तो इंडोनेशिया को हरा करके जीता है। ठीक है, और कितना से जीता है? तो 3-0 से जीता है। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था? थॉमस कप कहाँ पे हुआ था? तो थाईलैंड के बैंकॉक शहर में हुआ था। थाईलैंड के जो है बैंकॉक शहर में ये जो है इसका आयोजन हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है? तो राजीव कुमार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। और कौन से नंबर के हैं ये? तो 25वें नंबर के हैं। ध्यान रखेंगे, ये 25वें नंबर के हैं। ठीक है, और इनका कार्यकाल 2025 तक होगा। इनका कार्यकाल 2025 तक इनका कार्यकाल होगा, 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय, तो ये हुआ है आपका कोलकाता में। कोलकाता इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कलकत्ता के कलकत्ता के ट्रामों के अंदर जो है दुनिया के पहला पहियों का संग्रहालय का उद्घाटन हुआ था। जबकि देश के पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स आसनसोल रेलवे स्टेशन पर स्थापित है। आसनसोल पे पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स आसनसोल रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाटा आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो गुजरात टाइटंस जो है जीत लिया है दोस्तों। ये कौन सा संस्करण था? आईपीएल का कौन सा संस्करण था? तो 15वां संस्करण था। और किसको हराकर? तो राजस्थान रॉयल्स को हरा करके जो है ये मैच जीता। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये गुजरात में हुआ था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये खेला गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलिजाबेथ बोर्न हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? एलिजाबेथ बोर्न हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो ये फ्रांस की प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, यह पद संभालने वाली देश की दूसरी महिला है। फ्रांस की जो है दूसरी महिला है एलिजाबेथ बोर्न, हाल ही में जो प्रधानमंत्री बनी है दूसरी महिला, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 हेतु किसे चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 हेतु किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है गीतांजलि श्री को। गीतांजलि श्री को जो है चुना गया। भारतीय लेखिका हैं ये गीतांजलि श्री, और इन्होंने उपन्यास लिखा है। उपन्यास क्या? इनका उपन्यास का नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड। टॉम्ब ऑफ सैंड इनका उपन्यास का नाम है। और ये हिंदी में लिखी गई है। किसी भी भारतीय भाषा की पहली पुस्तक हिंदी में लिखी जिसे बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखेंगे, यह भारत की पहली हिंदी में लिखी हुई भाषा ये पुस्तक है। ठीक है, इस बुक का क्या नाम है? तो ध्यान रखेंगे, इसका बुक का नाम है आपको टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 महामारी के समय निम्न में से किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य वस्तु घोषित किया है? तो किस एक्ट के साथ पूछा है? तो आप लोग सभी जानते हैं, और ये एक्ट है 1955 का। ठीक है, भारत सरकार ने आवश्यक वस्तुओं का अधिनियम 1955 के तहत फेस मास्क और हेड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का विषय क्या था? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है पृथ्वी दिवस? तो 22 अप्रैल, पहले तो ये याद रखेंगे 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, ठीक है। उसके बाद इसका थीम क्या है? तो इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट इसका जो है थीम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आपको इम्तियाज़ अनीस के द्वारा ये पुस्तक लिखी हुई है, राइडिंग फ्री माई ओलंपिक। और ये इम्तियाज़ अनीस ओलंपिक में घोड़सवारी के खेल में भारत के प्रतिनिधित्व करने वाले दूसरे भारतीय थे। ये भी ध्यान रखेंगे, इम्तियाज़ अनीस जो है ओलंपिक में घोड़सवारी के खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले दूसरे भारतीय थे, इम्तियाज़ अनीस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश द्वारा विकसित दुनिया के पहले डीएनए आधारित वैक्सीन जी कोविड के आपातकालीन उपयोग का मंजूरी दी गई है? तो ये कौन मंजूर किया है? तो ये है भारत ने। एक मिनट, भारत ने मंजूरी दिया है, ठीक है। और ये कौन सा कंपनी है? तो जाइड्स कैडिला, ध्यान रखेंगे, जाइड्स कैडिला द्वारा जो है ये बना है, ठीक है। ये निर्माता है जाइड्स कैडिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से रीजनिंग है दोस्तों। तो रीजनिंग का मैं आपको थोड़ा हिंट करते जाऊँगा, आप इसको कॉपी पेन पे बना लें क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो 78 का जो ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा आपको 42। कैसे? तो LUXOR, तो इसको L कितने पे आता है? तो 12 पे, U 21 को, इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये 90 हो जाएगा, 90। और 90 को अगर भाग देते हैं 3 से तो ये 30, इसलिए जो है 90 को 90 आ जाता है। तो 90 को भाग देते हैं 3 से तो ये कट जाता है, तो ये आ जाता है 30, यानी यहाँ पे 30 लिखा है। उसी तरह GUILDS को जो है इसका करेंगे तो इसका आ जाता है आपको 72। अब 72 को 3 से भागा देंगे तो ये आपको आ जाएगा 24। ये आ जाएगा कितना? 24। इसका आंसर हो जाएगा 24, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 79 है। 66 और इतना इतना है, तो यदि इतना है और इतना है तो ये 42 + 44 क्या होगा? ठीक है, तो 42 + 44 क्या होगा? तो इसको हम लोग देखते हैं कि कितना जोड़ा गया है इसमें। जिस प्रकार इसको देखते हैं 3 + 8 गुणे 1 + 5 करते हैं, तो 3 + 8 कितना हो जाएगा? इसको जोड़ते हैं, 3 + 8 हो गया आपको 11। एक मिनट, ये कितना हो गया? 11। 3 + 8 इसको 11 हो गया, और 1 + 5 कितना हो गया? ये हो गया 6। तो इसमें जो है गुणा कर देते हैं, 11 6 कितना हो जाएगा? तब आ जा रहा है 66। तो उसी तरह जो है इसको करते हैं, तो 8 2 10, ये आ जाता है आपका 10, और 4 4 8, गुणा कर देते हैं 8 में, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 80, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि इतना इतना है तो का मान क्या होगा? तो इसको आप बना सकते हैं, ये बहुत ही इजी है, ठीक है। ऐसे मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द चुनिए, दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो देख सकते हैं इसमें कौन जो शब्द है इसका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो टी इसमें है, ये है, ओ भी है, एन है, आई है, सी है, तो ये बनाया जा सकता है। नोट भी बनाया जा सकता है, नोटिस सी भी बनाया जाता है, नोटिस भी बनाया जा सकता है। नेशन, तो इसमें ए नहीं है दोस्तों, तो नेशन नहीं बनाया जा सकता है, तो इसका आंसर नेशन हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है, अवरोही, ठीक है, यानी भी बड़ा से छोटा में चलना है।
तो अवरोही, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? तो सबसे पहले आपका आ जाएगा वार्षिक, वार्षिक यानी 5। तो ये 5 यहाँ पे दिया हुआ, तो यानी इसका डी हो जाएगा। ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न शब्दों में कौन सा शब्द कोश में सबसे पहले आएगा? तो सबसे पहले कौन सा शब्द में आएगा? तो दिया हुआ है यहाँ पे इम्प्रूव, इम्प्रेस, इम्प्रिंट। तो सबसे पहले कौन आएगा? तो इम्प्रेस आएगा। ठीक है, इम्प्रेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। गलत संख्या इसमें जो है ज्ञात करना है। तो 44 में -6 कर देते हैं तो 38 हो जाता है, और 38 में -3 कर देते हैं तो 35 हो जाता है, और 35 में +2 करते हैं तो 37 हो जाता है, और 37 में +11 करते हैं तो 48 हो जाता है, 48 में +28 करते हैं तो 76 हो जाता है, और 76 में +61 करते हैं तो 137 हो जाता है। ठीक है। तो +3 ज़्यादा है, इसको मिला लेंगे। आप ऐसे बना सकते हैं इसको, ऐसे इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। आपका आंसर हो जाएगा 135। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं का समूह निम्नलिखित संख्याओं के समूह का समान होगा। तो 85 नंबर क्वेश्चन, इसको देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन को। तो 6, 14 और 30 दिया हुआ है। ठीक है। तो 6 में 8 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है। 6 में 8 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और 30 फिर बोल रहा है, तो इसको बना सकते हैं ऐसे। 30 आया है इसका, तो 6 में 8 जोड़े तो 14, और 14 को 2 से गुणा किए, 14 में 16 जोड़े तो कितना आ रहा है? 30। 14 में 16 जोड़े तो 30 आ रहा है। उसी तरह इसको बनाएंगे तो इसका ऐसे आंसर हो जाएगा इसका बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षरों श्रृंखला को पूरा करेगा? तो दिया हुआ है ए बी ए, ऐसे दिया हुआ है। तो इसमें जो हो जाएगा आपको ए दिया हुआ है तो ए आ जाएगा आपको बी, उसके बाद एन, क्योंकि बी बी एक जगह है दोस्त, यहाँ पे देख सकते हैं ए बी बी एन है, तो ये आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नम्य का अनम्य है और आत्मविश्वास का क्या होगा? नम्य का अनम्य है तो आत्मविश्वास का क्या हो जाएगा? आत्मविश्वास का हो जाएगा आत्मसंशय। आत्मसंशय इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नंबर का अनबर और घोष्ट का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका घोष्ट का, इसका आपको उल्टा करना है। एन पहले आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एन जो है सेकेंड में आया है। तो इसी तरह जो है इसके बाद जो है ये आएगा एच। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा जी एच। ये यहाँ पे क्या आएगा? 1 मिनट, यहाँ पे आ जाएगा आपको एच आएगा। तो एच तो सब में दिया हुआ है, तो फिर उसी तरह उसका निकाल लेते हैं। तो ऐसे इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। आप बना लें। नेक्स्ट देखते हैं। मरीचिका अनुपात रेगिस्तान, तो उसके बाद दिया है कि और क्या हो जाएगा? तो आकाश, भ्रम, इंद्रधनुष, आकाश। तो मरीचिका जो है रेगिस्तान में उत्पन्न होता है तो सही है। इंद्रधनुष आकाश में उत्पन्न होता है, ये भी सही है। प्रतिबिंब दर्पण में बनता है। ठीक है। तो उसी तरह ये हो जाएगा, इंद्रधनुष कहाँ बनता है? तो आकाश में, तो ये इसका बी सही हो जाएगा। 90 का देखते हैं हम लोग। 6:11 समानुपात है 11 अनुपात क्या होगा? तो 90 का ऐसे आंसर हो जाएगा आपको 30। कैसे? तो 6 जो है 2² + 2 जोड़ देते हैं तो 6 आ जाता है, और 11 में 2² + 3 जोड़ देते हैं तो 11 आ जाता है, और ये 11 में 3² + 2 कर देते हैं, 3² + 2 कर देते हैं तो 11 आ जाता है। उसी तरह 3 का क्यू कर देते हैं और +3 जोड़ देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 30 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका क्यू
सेकेंड वाला का क्यूब करते हैं। कैसे? क्योंकि छः का है हो रहा है आपका 2 का स्क्वायर और प्लस 2 जोड़ते हैं तो 6 आ जाता है। और 11 तो 11 आता है आपका 2 का क्यूब कर देते हैं और प्लस 3 कर देते हैं तो 11 आ जाता है। और इसका 11 तो इसका भी स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 3 का स्क्वायर कर देते हैं और प्लस 2 कर देते हैं तो इतना आ जाता है। और उसके बाद ये क्या आएगा तो 3 का क्यूब कर देते हैं और प्लस 3 कर देते हैं, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे इसका आंसर हो जाएगा आपका 30। 91 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 91 का आंसर क्या हो जाएगा? 91 का आंसर हो जाएगा आपको डी। 92 का क्या आंसर हो जाएगा? 92 का लेखक और कलम है तो दिया हुआ है कि सुई दर्जी पेंटर कैनवेंस कलाकार ब्रश, तो ये हो जाएगा आपको कलाकार ब्रश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने त्रिभुज है? तो ये आप इसमें गिन सकते हैं, ये जो है 28 त्रिभुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, संबंध क्या है? तो इसको दिखाना है, दिया है ये क्या है, ए बी और सी का पिता है। ये जो है ए बी और सी का पिता, ये जो है बी और सी का पिता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी जो है क्या हुआ? पुत्र हुआ, ठीक है। बी क्या हुआ? पुत्र हुआ। और सी क्या हुआ? सी क्या? बी ए का बेटा है, दे दिया यहाँ पे। तो सी क्या है? पुत्री है, बेटी है, ठीक है। सी ए का पुत्री है तो बोल रहा है कि ए के साथ क्या संबंध है? तो पुत्री का संबंध है। तो इसका सिंपल है, आप बना सकते हैं, इसका ये पुत्री हो जाएगा। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चलता है। तो एक व्यक्ति जो है पश्चिम की ओर चलता है, इधर पश्चिम हो जाएगा। फिर पश्चिम की ओर चलता है, वह दाएं घूम जाता है। दाएं घूमता है तो दायां किधर होगा? तो इधर होगा। दाएं घूम जाता है, इधर जब हुआ तो फिर दाएं घूमता है तो दाएं अब किधर होगा? तो इधर होगा दाएं। और अंत में बाएं ओर घूमता है तो बाएं किधर होगा? तो दाएं इधर होगा तो बाएं इधर होगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि अब वह व्यक्ति किस दिशा की ओर चल रहा है। तो सबसे ये जो है उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, इजी है। फिर दिया हुआ है 96 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी आरेख राजनीतिज्ञ कवियों महिलाओं के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। तो राजनीतिक, ये भी राजनीतिक काव्यों और महिलाओं के बीच संबंध सही निरूपण करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर, यदि किसी कूट भाषा में लोस को इतना लिखा जाता है तो ज्ञान को क्या लिखा जाता है? उस कूट भाषा में इतना को इतना क्या लिखा जाएगा? तो आप यहाँ पे देख लें, इसको बना सकते हैं। तो ऐसे इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। 98 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, अगर अब करेंगे 98 नंबर क्वेश्चन का, इसका भी आंसर हो जाएगा आपको सी। 99 नंबर को आंसर हो जाएगा आपका बी 46। 100 का कितना हो जाएगा? तो 100 भी आप बना ही सकते हैं आराम से। 100 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। 101 का क्या आंसर आ जाएगा, इसको देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। 3, 5, 8, 13, 22 दिया हुआ है तो क्या हो रहा है? तो 3 + 2 और -1 करते हैं तो 5 आ जाता है। 3 × 2 और -1 कर देते हैं तो 5 आ जाता है। अब 5 में क्या करते हैं? 5 दूना के 10 और -2 कर देते हैं तो 8 आ जाता है। और 8 × 2 और -3 कर देते हैं तो 13 आ जाता है। उसी तरह इसको करेंगे तो 22 × 2 -5 कर देते हैं तो कितना आ जाता है? 39। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 102 का। 102 का देख सकते हैं, 6 + 3 9 हो गया, 9 में से 1 माइनस कर देते तो 8 आ रहा है। 4 और 2 6 हो गया, 6 में से 1 घटा देते तो 5 आ रहा है। 5 1 6 हो गया, 1 में से 1 घटा देते हैं तो ये 5 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर क्वेश्चन है,
तो इसका क्या होगा, तो इसका जो है इसके बाद जो आएगा वो होगा आपका एस, ये हो जाएगा 104 का। 104 का हो जाएगा आपको डी, ये हो जाएगा 105 का। 105 का दिया हुआ है 926, 27, 818 आ रहा है, तो इसका कैसे होगा, तो 926 माइनस 818 करते हैं तो 108, 108 से 4 में भागा देते हैं तो ये आ जाता है आपको 27। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे हो जाएगा 16। 106 का क्या हो जाएगा, 106 का हो जाएगा आपको इस 106 का हो जाएगा सी। 107 का 107 का हो जाएगा आंसर ए। अब बना सकते हैं, इजी है। 108 का 108 का आएगा 2 मीटर। 109 का 109 का तो 109 देख लीजिए, एक घड़ी 7:30 बजे का समय दिखा रहे। यदि मिनट का सुई पश्चिम दिशा की को दिख रहा है तो घंटे की सुई किस दिशा में दिखाई देगी। ठीक है, तो 109 का हो जाएगा आपको उत्तर पश्चिम। आइए देखते हैं नेक्स्ट 110 का। 110 का हो जाएगा आपको डी। 111 का 111 का हो जाएगा आपको 15 वर्ष। ठीक है, 112 का 112 का हो जाएगा आपको बी। 113 का 113 का हो जाएगा आपको 113 का हो जाएगा डी। ठीक है, बना लें इसको। 114 का 114 का हो जाएगा डी। 115 का 115 का हो जाएगा आपको बी। 116 का 116 का हो जाएगा आपको आकाश, डी। और 117 का हो जाएगा आपको सी। 118 का हो जाएगा आपको 118 का हो जाएगा आपको डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 118 का बाद आपको आता है 119। 119 का श्रृंखला क्रम का निकालना है तो 119 का आ जाएगा आपको डी। 120 का तो 120 का भी हो जाएगा आपको ए। 121 का हो जाएगा आपको बी। 122 का भी हो जाएगा आपको ए। 123 का फिगर निकालना है डिफरेंट, तो ये तो निकाल सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए जो है हम इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। 122 का हो जाएगा 122 का 122 का 122 का हो जाएगा आपको ए। 123 का हो जाएगा आपको डी 4। ठीक है, और 124 का हो जाएगा सी। 125 का आंसर हो जाएगा आपको ए। 126 का आंसर हो जाएगा आपको बी। 127 का भी आंसर हो जाएगा सी। 128 का भी आंसर हो जाएगा डी। 129 का, आइए देखते हैं 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो जंतु कोशिका में कौन नहीं पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसमें उपस्थित वर्णकों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होता है। इस कारण हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल को
में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होता है। पर्णहरित में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया है? तो इंसुलिन का आविष्कार कौन किया है? बेंटिंग एवं बेस्ट जो है इंसुलिन का आविष्कार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अस्थियां एक दूसरे से किस अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, जिसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं स्नायु या इसको लिगामेंट कहते हैं, स्नायु या लिगामेंट। अब मांसपेशी एवं अस्थि को जोड़ने वाला, मांसपेशी एवं अस्थि को जोड़ने वाला को क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं, टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 132 नंबर, निम्न में कौन सा सही सम्मिलित है? तब भाई विटामिन B1 थायमिन होता है, ठीक है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, ये भी सही है। विटामिन ए रेटिनॉल होता है, स्कर्बिक अम्ल। विटामिन सी होता है, तो ये गलत है, तो ये आपको गलत है। विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन होता है, विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन होता है, ये भी सही है। 133 देखते हैं, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है, तो डीएनए में कौन सा शर्करा पाई जाती है? तो डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है उसको बोलते हैं पेंटोस हो गया इसका आंसर, ठीक है। और डीएनए में यह डीऑक्सीराइबोस तथा आरएनए में इसको बोलते हैं राइबोस के नाम से जाना जाता है। आरएनए में राइबोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो टॉक्सिकोलॉजी का विषों के अध्ययन से है, ठीक है, जिसमें जो है विषाणुओं का अध्ययन होता है। और वायरोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन होता है। वायरोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी तथा कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं, बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, और कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है? 135 नंबर, तो 135 का आंसर हो जाएगा आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम, जो कि नाइट्रेट की अधिक मात्रा हो जाने से जो है भोजन में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, नाइट्रेट की अधिक मात्रा हो जाने पे। 136 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है? तो ये करता है लाइसोजाइम जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, ठीक है। और टाइलिन नामक एंजाइम का मुख्य कार्य स्टार्च को शर्करा में तोड़ना है। और जाइमेज क्या है? तो जाइमेज जो है, जाइमेज ये या ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करता है। 137 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित है? तो 137 का सही सम्मिलित कौन है? तो इनमें से सभी सही सम्मिलित है। अमाशय अम्ल का श्रवण है, बड़ी आंत, जल अवशोषण है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। 138, मानव मस्तिष्क के स्मरण क्षमता कहाँ होता है? तो सेरिब्रम में होता है, सबसे सेरिब्रम में होता है। इससे मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता, बुद्धि भी केंद्र होता है। यह मस्तिष्क के विभिन्न भागों में सबसे बड़ा भाग है। और सेरिब्रम क्या है? तो सेरिब्रम जो है यह पश्च मस्तिष्क कहलाता है, यह अनुमस्तिष्क का प्रमुख भाग हो। यह गति नियंत्रण, शरीर के संतुलन एवं समन्वय, ऐच्छिक पेशियों की क्रियाओं को नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक जो है करेंसी नोट जारी करता है। आइए देखते हैं 140 नंबर क्वेश्चन, भारतीय साख समितियों द्वारा कृषकों को किस प्रकार का ऋण उपलब्ध किया जाता है? तो अल्पकालीन ऋण भी, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, यानी इनमें से सभी। 140 का हो जाएगा आपको सभी। 141 देखते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती है? जीवन ज्योति बीमा तो 18 से 50 वर्ष, ध्यान रखेंगे, 18 से 50 वर्ग की आयु के वर्ग वाले व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाता है। इसका उद्देश्य जीवन बीमा को बढ़ावा देने के साथ साथ पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 9 मई 2015 को, ध्यान रखेंगे 2015 को जीवन ज्योति बीमा 18 से 50 वर्ष की आयु को। नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट, एक 142 नंबर, भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष होता है, तो वित्तीय वर्ष कब होता है? तो 1 अप्रैल
1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर या गतिज ऊर्जा अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो जड़त्व कहते हैं, जड़त्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 144। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा परिवर्तित करता है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर सेल जो है परिवर्तित करता है। विद्युत हीटर तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में। डायनोमो तो डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी द्रव्य का तापमान में वृद्धि होने से द्रव का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? 145 नंबर। तो ये घटता है दोस्तों, ये घटता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि का तरत्व या तीक्ष्णता का निर्धारण ध्वनि तो ये हो जाएगा एक ही आवृत्ति से होता है, विद्युत परिपथ में फ्यूज को गर्म तार जीवित तार में लगाया जाता है, गर्म तार को जीवित तार में लगाया जाता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। लोकलांसे सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है। तो विद्युत अपघट्य क्या है इसमें? तो अमोनियम क्लोराइड है, लोकलांसे में अमोनियम क्लोराइड है। किस स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है? इसका कारण क्या है? अपवर्तन। इसका कारण क्या है? अपवर्तन। ठीक है। अपवर्तन का और उदाहरण क्या है? रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, सूर्योदय और सूर्यास्त के कुछ समय बाद भी सूर्य का दिखाई देना, ये जो है अपवर्तन के कारण होता है। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है, ये भी अपवर्तन के कारण होता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस रंग या वर्ण का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो अपवर्तनांक पूछा है, तो अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है किसका? तो बैगनी रंग का जो है अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, और लाल रंग का तरंगदैर्ध्य जो है सबसे अधिक होता है, और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ध्यान रखेंगे भी, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक और अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अब बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है। तो यहाँ तक रहा दोस्तों आपका पहला सेट। आगे जो है आपका दूसरा सेट और अच्छा से जो है आपको वीडियो मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों।